नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है। खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का ये अलर्ट है। कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, तो वहीं कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया। मॉनसून के खत्म होने के दौरान भी लगातार बारिश होने वाली है। मॉनसून के इस सीजन में अब तक 111 लोगों की आपदा की वजह से जान चली गई, जिसमें से 16 के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। 47 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। आपदा में 2300 घरों को नुकसान पहुंचा है इस साल, तो 600 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए हैं। और लगातार हो रही बारिश में ऑल वेदर रोड की पोल एक बार फिर खुल गई। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक ऑल वेदर रोड एक नहीं बल्कि दर्जनों जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई। कुछ जगह पर रोड को खोलने की कोशिश भी की गई, लेकिन पहाड़ियों से लगातार आ रहे मलबे की वजह से हाईवे नहीं खोला जा सका है। पिथौरागढ़ से घाट तक 3 जगहों पर लैंडस्लाइड जारी है, जबकि चंपावत से टनकपुर के बीच अमोड़ी और स्वाला में लगातार मलबा रोड पर आ रहा है। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने की वजह से हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में भी लगातार बारिश जारी है, और बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाले के पास सुबह से ही बंद है। पागल नाले पर मलबा आने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। मलबा अब भी लगातार सड़क पर आ रहा है। हाईवे खोलने में भी दिक्कत हो रही है। मौके पर मशीनें लगा दी गई हैं, लेकिन बारिश के साथ लगातार सड़क पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ से ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्री सुबह से ही जगह जगह फंसे हुए हैं। नंदप्रयाग छिनका में भी बद्रीनाथ हाईवे बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है, लेकिन पागल नाले पर हाईवे अभी भी बंद है। चमोली में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास हादसा हो गया। पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जो पत्थर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़ा पत्थर गाड़ी पर आ गया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर उफान पर है, जिसकी वजह से नाले के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। शनिवार रात से भी यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। G20 के सफल आयोजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने ट्वीट किया, G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बधाई। पीएम मोदी और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा, ये लिखा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की पवित्र भूमि से ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया गया। इसका ऐलान यहीं से हुआ। आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर सदस्य देशों की ओर से मुहर मोदी जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने आगे लिखा है कि सनातन के उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति और समृद्धशाली विरासत को भी पूरी दुनिया ने देखा। पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन इस समिट का आधार, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में निर्देशन में ये पूरी तरह से सफल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में पहाड़ की आवाज ने हर किसी को आकर्षित किया। पिथौरागढ़ की रहने वाली उप्रेती सिस्टर्स ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ी लोकगीत गाकर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। ज्योति और निर्जा उप्रेती लंबे समय से एक साथ पहाड़ी लोकगीत गा रही हैं। दोनों बहनों ने इससे पहले भी कई बड़े मंचों पर शानदार प्रस्तुति दी है। G20 के मंच पर उप्रेती सिस्टर्स ने उत्तराखंड की आवाज को पेश किया, और जिस तरह से पेश किया, पहाड़ के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
सिलोंदो जानो सिलिये म्यारे सिलोंदो जाना सिलोंदो जानो सिलिये म्यारे सिलोंदो जाना मासुक थान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जन्म जयंती पर याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली दौरे पर मौजूद सीएम धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज की बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उधर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के सम्मान में कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें देहरादून के महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह का आयोजन कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर और कांग्रेस इलेक्शन कमेटी मेंबर चुने जाने पर किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सभी का आभार जताया। प्रीतम सिंह सूर्यकांत धस्माना प्रीतम सिंह। लिपुलेख तक रोड कटने के बाद पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। इन्हीं संभावनाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र ने इस इलाके को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया। इतना ही नहीं, अगले महीने इस इलाके से दुनिया को रूबरू कराने पीएम मोदी के पहुंचने की उम्मीद भी है। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे लिपुलेख तक रोड बनाने से एक नए पर्यटन केंद्रों की राह आसान हुई है। इस इलाके से जहां मानसरोवर यात्रा गुजरती है, वहीं भारत में मौजूद आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती ताल के दर्शन भी होते हैं। केंद्र सरकार ने गुंजी को जहां पहले वाइब्रेंट विजिलेंस में शामिल किया था, वहीं अब इसे स्वदेश दर्शन 2 योजना में भी ले लिया गया है, जिससे गुंजी, नाभी, ऊटी, नाभी ढांग और काली पानी जैसे बॉर्डर इलाकों का कायाकल्प हो सकता है। गुंजी एक स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके लिए डेलॉयट कंपनी को हायर किया गया है शासन स्तर से। तो वो हम लोग वहाँ पे गुंजी में एक मास्टर प्लान बनवा रहे हैं, जिसमें एक गुंजी का एक बृहद मास्टर प्लान के अंतर्गत गेट भी बनाया जाएगा, डिफरेंट टाइप के एकोमोडेशंस भी बनाए जाएंगे और स्मारक वगैरह भी बनाया जाएगा। ये इलाका भले ही रोड से जुड़ गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ जरूरी सुविधाओं की खासी दरकार है। स्वदेश दर्शन योजना में होने से जहां इस इलाके में ठहरने के होटल बनेंगे, वहीं बिजली, पानी, मोबाइल जैसी सुविधाओं को भी जुटाया जाएगा। यही नहीं, पर्यटकों की जरूरतों को देखते हुए यहां एक प्राइवेट कंपनी से मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। गुंजी के विकास के लिए 75 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई है। सारी चीजें, कनेक्टिविटी, सड़क, मोबाइल और आपका राशन, पढ़ाई यानी कि एजुकेशन, सारी चीजें उसी तरह से देंगे जिस तरह से हम अन्य जगह दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है, इससे पर्यटन भी बढ़ने वाला है। बॉर्डर के इलाकों में अगर सुविधाओं का जरूरी ढांचा खड़ा हो गया तो तय है कि देश दुनिया के लोगों की ये पहली पसंद बन सकता है। यही वजह है कि अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी का भी इन इलाकों में जाने का प्लान तैयार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम और पार्वती ताल को पूरी दुनिया में एक पहचान मिल सकेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और बात कुछ और बड़ी खबरों की कर लेते हैं। बागेश्वर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मरीजों की हालत में सुधार है। डेंगू के मामले सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा। वैसे आमतौर पर पहाड़ों में डेंगू नहीं होता, लेकिन बागेश्वर में 2 डेंगू मरीज के सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों मरीज रिकवर हो रहे हैं। एक मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखिए, हमारे पास जो अभी हैं डेंगू के 2 मरीज थे, जिसमें से एक अभी ठीक होके जा चुका है, एक अभी हमारे पास एडमिट है। पूरे राज्य में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है, फिर चाहे वो राजधानी देहरादून हो या फिर पहाड़ के जिले। पूरे प्रदेश में डेंगू के 1100 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट।
पूरे उत्तराखंड में डेंगू ने अपना कहर मचाया हुआ है। राजधानी देहरादून में अभी तक सबसे ज्यादा 660 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीज की लाइन लगी हुई है। दून अस्पताल में तो बेड फुल होने के बाद स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। हरिद्वार से 200 से अधिक केस आ चुके हैं, तो नैनीताल और पौड़ी तीसरे और चौथे ऐसे जिले हैं जहां डेंगू में सबसे अधिक लोग हलकान है। ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी मच्छर ने आतंक मचाया हुआ है। ऐसे में डेंगू पर सियासत भी शुरू हो गई है। डेंगू की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर स्थिति है और राजधानी में तो डेंगू ने अपना साम्राज्य फैला दिया है और इस विषय को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया है। लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए था उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है। छिड़काव जो है हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निर्णय किया गया। दूसरा ये किया गया कि लगभग 3000 बेड जो है डेंगू के लिए अलग से जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। तीसरा यह है कि कोई भी अगर क्षेत्र में अगर डेंगू फैलता है तो उसको जो है अलग से वहां के लिए एक नोडल जो है हमारा चाहे सीएमओ हो चाहे डिप्टी सीएमओ उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। चिंता की बात तो ये है कि कोरोना की तरह ही डेंगू के भी अलग अलग स्ट्रेन है। राजधानी देहरादून में 90% केसों में डेंगू का सबसे अधिक घातक स्ट्रेन D2 पाया जा रहा है। इस घातक स्ट्रेन से पीड़ित मरीज को शुरू के 4 दिन तेज बुखार आता है, प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है, सिर दर्द, उल्टी, बदन दर्द की शिकायत होती है और फिर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही चल रहा था डेंगू का, अब थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो रहा है थोड़ा, और इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं तो प्लेटलेट बहुत डाउन हो रहे हैं उनके 5000 10,000। अब क्या है पिछले 2-4 दिन से क्या हुआ ये जो नया स्ट्रेन पाया गया है इससे क्या उल्टी शुरू हो गई है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लोगों के पेशाब के लैट्रिन के रास्ते खून शुरू हो गया है। अगर पहले प्लेटलेट डाउन थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। कोविड के बाद डेंगू कितना बड़ा खतरा बन गया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हालात पर नियंत्रण के लिए कमिश्नर गढ़वाल को मोर्चे पर तैनात करना पड़ा। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार को देहरादून और हरिद्वार में अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना पड़ा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सेशन में भी डेंगू का मामला छाया रहा। देहरादून से विशाल गर्ग के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य आंदोलन के दौरान पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही। पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर लेखन का काम जारी रखा। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों ने रविवार को पत्रकारों को सम्मानित किया। बजून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंदोलन की यादों को ताजा किया गया और कहा गया कि अभी भी राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों को न्याय नहीं मिल सका है। तो ऐसे में हमको भी बड़ा अफसोस है कि हम उन शहीदों को अब तक न्याय नहीं दिला पाए। अगर आप भी पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जो एटीएम मशीनों से चिप फिट करता ग्राहकों के पैसे अपने नाम कर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून के डोईवाला में एटीएम फ्रॉड के आरोपी 4 लोगों को दून पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जब वो एक एटीएम के अंदर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। और जब इनसे पूछताछ हुई तो हैरानी भरे खुलासे हुए। गिरोह का सरगना अमित एटीएम खोलना और बंद करना जानता था और इसका ही फायदा फ्रॉड के लिए किया गया। अमित ने एटीएम के लिए एक मास्टर की बनाई थी और ये गिरोह एटीएम को खोलकर उसमें एक फाइबर की चिप लगाता था, जिससे अगर कोई एटीएम से पैसे निकालने जाता तो ट्रांजैक्शन हो जाता, मगर पैसे बाहर नहीं आते थे। और फिर रात में यही गिरोह एटीएम को फिर से खोलता और चिप के जरिए दिन भर हुए सारे ट्रांजैक्शन के पैसे निकाल लेते। ये गिरोह इतना शातिर है कि सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही काम करता था, ताकि ग्राहक बैंक में भी शिकायत जल्दी न कर पाए। अब तक देहरादून के 6 एटीएम को ये गिरोह निशाना बना चुका था। इवनिंग या छुट्टी के दिन, ताकि जो है अगर कस्टमर कोई दिक्कत हो तो कस्टमर जो है बैंक में जाने के लिए वो कम से कम 1-2 दिन टाइम लग जाए। इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग केस है, वो 2 भागे हुए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं। और इसमें एक गाड़ी ब्रीजा गाड़ी है HR नंबर की, उसको भी हमने रिकवर करना है, तो उसको हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख का कैश बरामद किया है।
कई राज्यों में फ्रॉड कर चुके इन गिरोह की अब क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून जिला और उत्तरकाशी बॉर्डर पर लाखा मंडल एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इसकी प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर भी देखा जाता है। उत्तराखंड का आदिकालीन सभ्यताओं से गहरा नाता रहा है। देहरादून उत्तरकाशी बॉर्डर पर बसे लाखा मंडल गांव में चारों युग के शिवलिंग मिलते हैं, जिनका अपना महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह का निर्माण कराया था। एएसआई को खुदाई के दौरान यहाँ सैकड़ों शिवलिंग और दुर्लभ मूर्तियाँ मिली। वहीं लाखा मंडल में वो ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है, जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकल आए थे, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहाँ पे लाक्षागृह बनाया था। विदुर ने आग लगा दी, महल जल गया। विदुर ने सुरंग बनाई और नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली है, वो है पांडवों की प्राचीन गुफा। आज हम लाखा मंडल आए और यहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और यहाँ पे पांडव के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिला। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है जो खुद ही निकले। यहाँ पे खोदना है तो शिवलिंग ही निकलते हैं। मान्यता है कि इस जगह की खोज एक गाय के द्वारा हुई। यहाँ एक गाय हर रोज शिवलिंग पर दूध अभिषेक करती थी। ग्रामीणों की नजर जब इस पर गई तो खुदाई के दौरान यहाँ कई शिवलिंग निकले। आज भी इस जगह कई राज छुपे हुए हैं। से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है, खोर के निशान। राम जी के टाइम का हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, मन की इच्छा पूरी होती है। शिव को समर्पित लाक्षेश्वर मंदिर 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का मंदिर है। मंदिर में कई देवी देवताओं की आकृति शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 136वीं जन्मशती के मौके पर उन्हें याद किया गया। वक्ताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को अतुलनीय बताया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने विचार रखे। अल्मोड़ा जिले के खूंट में भी आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्हें पैतृक गांव में सांसद अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया। पंत खूंट से निकलकर यूपी के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री तक भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी जन्म की जयंती के शुभ अवसर पर, चूंकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियां रही होती होंगी, और चूंकि गोरों का शासन था उस समय भी, इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन ये क्षेत्र था, और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है। और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जनता के सवालों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधानसभा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्य ने इसी हफ्ते संपन्न हुए विधानसभा सेशन को लेकर बात की। आर्य ने कहा कि नियमानुसार साल में 3 सेशन बुलाकर सरकार को 60 दिन का सेशन चलाना चाहिए, लेकिन सरकार इसके आसपास भी सेशन नहीं चला पा रही। हालत ये है कि पिछले साल 8 दिन और इस साल केवल 7 दिन ही सत्र चला है। सरकार सदन में जनता के सवालों का सामना करने से बच रही है, घबरा रही है, ये बात विपक्ष की ओर से कही गई। सदन की कार्रवाई पिछले वर्ष 8 दिन हुई और इस वर्ष 7 दिन हुई है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नियत मंशा सदन को चलाने की नहीं है। हमने कार्यमंत्रणा समिति में भी पुरजोर तरीके से इस बात को कहा।
और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से। यहां गोरखपुर फाटक पर एक 22 साल के लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। ये लड़का चमोली का रहने वाला था। नेहरू कॉलोनी के नवादा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। सुसाइड के कारणों की तलाश में जुट गई है पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक ये खबर है, जहां पर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है। 22 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। गोरखपुर फाटक पर इसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी है। इस लड़के के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी तक की खबर के मुताबिक ये लड़का चमोली का रहने वाला था और नेहरू कॉलोनी के नवादा में किराए पर रह रहा था। पौड़ी जिले में मरम्मत की राह ताक रहे भूमि प्रबंधन कार्यालय की हालत बेहद खराब है। आलम यह है कि इस ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग की मरम्मत समय पर नहीं होने से बारिश में छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से भूमि संबंधी कई दस्तावेज खराब हो चुके हैं, जिन्हें बचाने अब विभाग के लिए चुनौती बन गई है। वहीं बिजली कनेक्शन तक विभाग को मुहैया न होने की वजह से अंधेरे में ही कामकाज करना पड़ता है। पेयजल कनेक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से कर्मचारी बेहद परेशान रहते हैं। कई बार जिले के अधिकारियों को तमाम दिक्कतों के बारे में बताया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अपर जिलाधिकारी ने समस्या पर जल्द गौर फरमाने और व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। पीने का पानी नहीं है। एक जो दूसरी बात है कि मान्यवल रूम है, मान्यवल के अंदर कोई मान लो जो कीड़े पिटके की डर है, सांप निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं। आदमी कोई आकर आग माना हमारे लिए न टॉर्च है न अंदर इतनी लाइट है। लाइट भी कमरों में मतलब पुरानी फिटिंग हो रखी है, उस समय से मान्यवल जो कि दोबारा मरम्मत नहीं हुई है। बिल्डिंग सारी चू रही है, ऊपर सारी चादर उड़ी है। आप ही देख लो ऊपर जाके। पानी की जो भी समस्या हो रही है उसकी व्यवस्था कराई जा रही है और बाकी भी जो है वो व्यवस्थाएं नियमानुसार करा दी जाएंगी। बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धाम में सीजन की ये पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमनी शुरू हो चुकी है। खराब मौसम के बाद भी धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा दिख रहा है। सुबह से ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अब भी पहुंच रहे हैं।